एक गांव में वीर्या नाम का एक आदमी रहता था। वह रिक्शा चलाता था और उससे मिले पैसों से अपनी पत्नी की देखभाल करता था। वीर्या की पत्नी कल्पना बीमारी से पीड़ित थी। बीमारी के कारण वह अपने पैर और हाथ हिलाने में असमर्थ थी। कल्पना सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, इसलिए घर का सारा काम बिरैया ही करता था। अरे कल्पना, ये देखो तुम्हारा पसंदीदा आलू का रोटी बनाई है, चलो मैं तुम्हें अभी खिला देता हूँ। यह कहते हुए वह कल्पना को अपने हाथों से रोटी खिला रहा था, जो उसने बड़ी मेहनत से बनाई थी। रोटी खाते समय कल्पना की आंखों से आंसू निकल पड़े। अरे कल्पना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ना। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं बताइए। आपको देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। आप तो सारा दिन बाहर का काम करते हो, उसके बाद घर पे आके मेरे लिए खाना बना के मुझे खाना खिलाते हो। आप थक हार के आते हो, उसके बाद घर का काम, मेरा देखभाल करना, ये सब करते हो। मुझे देख के बहुत ही बुरा लगता है। अरे कल्पना, ऐसा मत सोचो, मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखो कल्पना, तुम तो अभी बीमार हो ना, मुझे तुम्हारा सेवा करने में बहुत खुशी मिलती है। देखो कल्पना, तुम खामखा चिंता कर रहे हो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। और हाँ, तुम्हारा इस तरह का हालत देख के मुझे शक्ति मिलता है, उसी शक्ति से तो मैं सारा काम कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर उसने अपनी पत्नी को खाना खिलाया। फिर वीर्या अपना काम खत्म करता है और रिक्शा पर सवार होकर निकल जाता है। वह सारा दिन रिक्शा चलाता था और खूब पैसे कमाता था। वह अपनी कमाई का सारा पैसा अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर खर्च करते थे, लेकिन पत्नी की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है। एक दिन वीर्या अपने रिक्शे पर बैठा ऐसे ही सोच रहा था। कल्पना का बीमारी ऐसे ही देखते देखते 10 साल हो गया है। इतने सारे डॉक्टर को दिखाया, इतना इलाज किया, फिर भी कल्पना का कोई सुधार नहीं हो रहा है। इस शहर में क्या एक भी अच्छे डॉक्टर नहीं है? हे दुर्गा माँ, मुझे एक अच्छे डॉक्टर से मिला दो, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। वीर्या अपने रिक्शे पर बैठता है और खुद से बात करता है। इसी बीच सूट और जूते पहने एक शख्स वीराया के पास आता है और ये कहता है, अरे भाई, मेरा गाड़ी खराब हो गया है, मुझे तुरंत अस्पताल जाना है। मुझे जितनी जल्दी हो सके पास में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ ले चलो। अरे हाँ सर, अब रिक्शा में बैठ जाओ। वीर्या उस आदमी को अपने रिक्शे में उठाता है और अस्पताल के लिए निकल जाता है। सर, आप इतने बड़े सर्जन हो, फिर भी सर आप सरकारी अस्पताल में क्यों हो? अरे भाई, मैं एक बड़े अस्पताल में काम करता हूँ। मैं कभी कभी सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन करने आता हूँ, फ्री में करता हूँ। आज अचानक मेरी गाड़ी खराब हो गई और रास्ते में आपका रिक्शा मिल गया। इतना कहकर वीर्या जल्दी से रिक्शा लेकर अस्पताल चली जाती है। डॉक्टर आदमी रिक्शे से उतरता है और अस्पताल की ओर भागता है। वह वीर्या को पैसे भी नहीं देता। वीराया अस्पताल के बाहर उस आदमी का इंतजार करती है। इतना समय बीत जाता है। जो व्यक्ति सुबह अस्पताल में प्रवेश करता है वह रात को बाहर आता है। तब तक वीर्या अस्पताल के बाहर उसका इंतजार करती है। डॉक्टर बाबू ने देखा कि वह आदमी अभी भी उनके लिए बाहर खड़ा है। अरे क्या तुम पागल हो क्या? मैं जल्दबाजी में तुम्हें पैसा देना भूल गया। तुम कुछ पैसे के लिए सारा दिन बर्बाद कर दिया। तुम तो बाकी सवारी को ले जा सकते थे ना। तुम्हारा तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। ये लो, ये पैसा रखो। मैं पैसे के लिए यहाँ इंतजार नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर बाबू, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। क्या ऐसी क्या बात है जो मुझसे कहना चाहते हो? डॉक्टर बाबू, मेरी पत्नी 10 साल से बिस्तर पर पड़ी है। वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, पैरालाइज जैसा हो गया है उसका शरीर। मैं हमारा गांव में बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया पर कुछ काम नहीं हुआ डॉक्टर बाबू। आप इतने बड़े डॉक्टर होके इस सरकारी अस्पताल में गरीब के लिए इलाज किया मुफ्त में। आप हम जैसा गरीबों का तकलीफ समझ सकते हो। प्लीज सर, एक बार हमारा पत्नी को देख लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। जब वीराया ने ऐसा कहा तो डॉक्टर ने भी निर्णय लिया कि वीराया की पत्नी का इलाज वह करेंगे। वीर्या उस रात डॉक्टर को अपने घर ले जाता है। डॉक्टर वीरैया की पत्नी की जांच करता है और यह कहता है, देखिए, आपकी पत्नी के हाथ और पैर फिर से काम करेगा, इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत है। मैंने कुछ दिन उसका इलाज करूंगा, कुछ दवाई दूंगा, टाइम पर वो दवाई खिलाना।
अगर शरीर में कुछ सुधार आती है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ऑपरेशन करना जरूरी है। ऑपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्च होगा। मेरे साथ और भी 3 डॉक्टर ऑपरेशन के लिए रहेंगे। मैं पैसा नहीं लूँगा, पर उन लोगों को देना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, आपको जो सही लगता है वो कीजिए। देखिए, मैं प्रतिदिन आपके घर आकर फ्री में आपकी पत्नी की इलाज करूँगा, पर ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया खर्चा होगा, ठीक है? इतना कहने के बाद डॉक्टर कुछ दवा देता है और वहां से चला जाता है। वीर्या ने चाहे कुछ भी हो 1 लाख रुपये कमाने का फैसला किया। उस दिन के बाद से वह बहुत मेहनत से रिक्शा चला रहा है। वह ऑपरेशन के लिए मिले 1-1 रुपये को छुपाता है। वीरैया हर दिन डॉक्टर से मिलने जाती थी। डॉक्टर को वीर्या हर दिन रिक्शा से उसे घर ले आता था। डॉक्टर कल्पना की इलाज करते थे, फिर वीरैया डॉक्टर को वापस स्टेशन छोड़ देता था। अच्छा सुनिए, ये डॉक्टर घर पे आने के लिए बहुत पैसे लेते हैं ना? नहीं कल्पना, डॉक्टर तुम्हारा इलाज के लिए 1 पैसा भी नहीं लिया, पर ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया लगेगा। 1 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। हाँ कल्पना, दुर्गा माँ हमारा साथ है, वो कोई ना कोई रास्ता हम लोगों को जरूर दिखाएंगे। वीर्या पूरा बोझ दुर्गम्मा पर डाल देता है और अपना काम खुद करता है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। भारी बारिश से बाढ़ की शुरुआत होती है। बाढ़ के कारण स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। छुट्टियों की घोषणा से वीर्या का बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इस बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सारे छुट्टियां घोषित कर दिया गया है। मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ, एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, कुछ पैसा भी इनकम नहीं हो रहा है। ऐसे में तो और 1 सप्ताह बीत जाएगा, 1 भी रुपया अभी तक नहीं कमाया। कुछ दिनों के बाद कल्पना का ऑपरेशन भी करना है। 1 लाख रुपया हम कैसे इकट्ठा करें? दुर्गा माई हमें बचा सकता है। इस प्रकार वीर्या अपनी पसंदीदा देवी दुर्गम्मा से विनती करता है। इसी बीच एक महिला वीर्या के पास आती है। वह स्त्री देखने में बेहद खूबसूरत और कलात्मक है। सुनिए, मुझे रामापुरम जाना है। आपको जितना भी पैसा लगे मैं दूंगी, पर मुझे जल्द ही वहाँ ले चलिए। चलिए ना। देखिए, इतने बार में तो रामापुरम जाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे जितने भी तकलीफ हो मैं आपको ले जाऊंगा। आप रिक्शे में बहुत सावधानी से बैठो। यह कहकर वीर्या महिला को अपने रिक्शा में बिठाकर ले जाता है। उस समय बारिश भी हो रही है। वीर्या रिक्शे की छत रख देती है ताकि यात्री भीग न जाए, ताकि उस रिक्शे में बैठी महिला बारिश में भीग न जाए। लेकिन रिक्शा चलाने वाली वीर्या पूरी तरह भीग जाता है। अरे ये क्या? मैं तो इस रिक्शे के अंदर हूँ, नहीं भीग रही हूँ, पर आप तो भीग रहे हो। तबीयत खराब हो जाएगी आपका। अरे मैडम, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर यात्रियों को भीगने नहीं देंगे। आप लोग तो हमारा जिम्मेदारी हो। वीर्या महिला को रामपुरम की ओर ले जाता है। कुछ देर में रिक्शा बहुत भारी हो जाता है। वीर्या बहुत कोशिश कर रहा था, पर रिक्शा 1 कदम भी आगे नहीं जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर रिक्शा को आगे बढ़ाता है, पर वहां से हट नहीं रहा था। इस बीच वीर्या संदेह से पीछे मुड़कर देखती है। वह महिला दुर्गा माँ में बदल जाती है। फिर वीर्या दुर्गम्मा को देखकर तो आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे दुर्गा माँ, आप! मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपके दर्शन मिलेंगे। माँ देवी, आप हमें और हमारा पत्नी को बचाने आए हो ना? हाँ बीरैया, मैं तो तुम पर दया दिखाने के लिए ही तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी। तुम तो कई बरसों से मुझ पे ही भरोसा करते हुए आ रहे हो, और मैं उन लोगों के साथ कभी अन्याय नहीं करूँगी जो मुझ पे हमेशा भरोसा करते हैं। तुमने तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के लिए कड़ी मेहनत भी की है, और अभी भी तो तुम संघर्ष कर रहे हो। ये लो, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूँ, इससे अपने पत्नी के स्वास्थ्य को ठीक करो। तो दुर्गम्मा वीर्या को सोने के सिक्कों से भरी एक मटके देती है। फिर वीर्या को आशीर्वाद करते हैं और वहां से गायब हो जाती है। वीर्या मटके में रखे सोने के सिक्के बेचता है और अपनी पत्नी का इलाज करता है। कल्पना थोड़ी स्वस्थ हो गई। वीरैया अपने पास बचे पैसों से सभी गरीबों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनवाता है। सभी गरीबों को उस मुफ्त अस्पताल में इलाज मिलता है और वे आराम से रहते हैं। माँ दुर्गा की मदद से वीरैया ने अपनी पत्नी को स्वस्थ अवस्था में वापस मिली।
रंगापुरम गांव में एक पुराना घर था। उस घर में कोई नहीं रहता था। गांव के लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। वह मकान उस गांव के जमींदार का था, लेकिन मकान मालिक भी एक बार भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस घर में एक क्रूर डायन रहती थी। उस डायन का नाम माया है। वह उस घर में रहती थी। उस घर की ओर जाने वाले को मार दिया जाता था। मकान मालिक भी घर छोड़कर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे गांव में कमला और विजय नाम का एक जोड़ा रहता है। देखिए, हम बरसों से इस गांव में हैं। अब इस गांव को छोड़ के जाने में बहुत ही तकलीफ हो रही है। हाँ कमला, इस गांव छोड़कर दूसरी गांव जाना बहुत ही दुखद है। मैं बचपन से इसी गांव में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हमारे गांव के सरपंच ने कहा है कि हमें कुछ दिनों के लिए ये गांव को छोड़ के कहीं दूर जाके रहना है। सुना है कि गांव में कुछ काम किया जाएगा। गांव में सड़कें बनेगी, अस्पताल बनेगा और फिर सुंदर सुंदर घर भी बनेगा। इसीलिए जब ये सब काम चलेगा, अगर गांव वाले यहीं रहेंगे तो उन्हें काम करने में दिक्कत होगी। इसीलिए तो गांव के सरपंच जी ने कहा है कि कुछ दिनों के लिए कहीं दूर जाकर रहने। हाँ कमला, मैं भी वही सोच रहा हूँ। हमारा तो इस गांव में कुछ भी नहीं है, 2 कपड़े के सिवा। चलो कमला, आप इस गांव में नहीं रहना है। सारे चीजें पैक कर लो, हम लोग आज ही दूसरी गांव में चले जाएंगे। इसलिए विजय और कमला अपना सामान हाथ में लेकर अपना गांव छोड़ देते हैं। फिर वे यात्रा करते हैं। यात्रा करते करते रंगापुरम गांव में आते हैं। वे रंगापुरम जमींदार राघवैया के पास जाते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? तुम्हें तो देखकर नहीं लगता कि तुम इस गांव के हो। तुम लोग पति पत्नी मेरे पास क्यों आए हो? तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? देखिए बाबू, हम गौरीपुरम गांव से हैं। आप तो जानते ही हैं कि उस गांव के सारे दलित को गांव से निकाल दे रहा है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी इस गांव में चले आए। कुछ दिनों के लिए आपके गांव में हम लोगों को आश्रय दीजिए बाबू। हाँ, मैं जरूर दूंगा, मुझे आप लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच राघवैया मन ही मन में यह बात सोचता है। अरे हाँ, इस गांव के अंत में तो एक पुराना घर है। वो घर तो कई वर्षों से खाली है। उस पुराने घर को मैं किसी तरह से किसी कीमत पर नहीं बेच सका, पर ये दोनों तो इस गांव के नहीं है। इन दोनों को पता भी नहीं है। उस पुराने घर को इनको बेच देता हूँ। राघवैया बाबू ने कुछ देर सोचा। फिर राघवैया विजय से यह कहता है, देखो, हमारा गांव में एक ही घर खाली है। अगर आप चाहो तो इस गांव में उस घर में रह सकते हो। इसके लिए मुझे 1000 रुपया महीने में देना पड़ेगा, नहीं तो वो घर नहीं मिलेगा। ठीक है जमींदार बाबू, आप निश्चिंत रहे। हम हर महीने आपको 1000 रुपये करके देंगे। और हाँ जमींदार बाबू, उस घर पे हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि बिजली और पानी सही से मिलनी चाहिए। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, आप घर पर सुरक्षित रह सकते हो। तो राघवैया विजय और कमला को बताती है। फिर राघवैया उसे पुराने भूतिया घर में ले गए। ये देखो, इस घर के बारे में बोल रहा था। ये घर पूरा खाली है। अच्छा जमींदार बाबू, ये घर इतने दिनों से खाली क्यों है? यहाँ कोई क्यों नहीं रहता, बताइए ना। क्योंकि इस गांव में सभी लोगों के पास अपने अपने घर है और ये घर गांव से थोड़ा दूर अंतिम छोर पर है। क्योंकि सबके पास अपने अपने घर है। अपने घर छोड़ के इस घर में क्यों रहेगा? कई वर्षों से ये घर खाली है, इसलिए आप लोगों को बताया। ओहो, अच्छा ठीक है जमींदार बाबू, आप इस घर का चाबी मुझे दे दीजिए। जब विजय पूछता है तो राघवैया घर की चाबी विजय के हाथ में दे देता है। विजय ने घर का दरवाजा खोला। पूरा घर धूल से भरा है। विजय और कमला दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उस घर का मालिक राघवैया जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने की कोशिश करता है। यह देखकर, अरे क्या हुआ जमींदार बाबू, अब घर के अंदर नहीं आएंगे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। आप लोग अंदर जाओ, घर की अच्छे से सफाई करो। मैं किसी और दिन आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगी, ठीक है? इतना कहकर राघवैया वहां से भाग जाता है। विजय और कमला घर के अंदर जाते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। अरे कमला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना कम दाम में मुझे इतना अच्छा घर मिलेगा।
इस घर तो हवेली जैसा है ना? और इस प्रकार विजय और कमला एक दूसरे से बात कर रहे हैं और घर की सफाई कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक कमरे में मायावी डायन ऐसी सोचती है, अरे लगता है कोई मेरे घर पे आया है। किसकी इतनी हिम्मत मेरे घर पे आने की, जाके देखती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपने कमरे से बाहर निकल आती है। फिर दरवाजे के पीछे से विजय और कमला को देखती है। अरे ये तो जमींदार राघवैया नहीं है, ये तो कोई और है। मैं तो पहले कभी इन दोनों को इस गांव में नहीं देखी हूँ। लगता है ये दोनों इस गांव में नया है, इसीलिए तो उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता और ये घर पे वो दोनों चले आए। हालांकि ये घर मेरा है, ये घर मैं किसी को नहीं दूंगी और जो ये घर पे आएगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए मायावी चुड़ैल को कमला और विजय पर गुस्सा आ जाती है। इसलिए विजय और कमला दोनों पूरे दिन घर की सफाई करने के बाद पूरी तरह थक गए हैं। ऐसे ही थककर कमला और विजय कमरे में सोने चले जाते हैं। उन्हें एक बिस्तर दिखाई देता है। अरे कमला देखो, इस घर में तो एक बेड भी है। देखिए ये घर मकान मालिक का है ना, इसीलिए वो जब भी यहाँ आते होंगे तो इस बिस्तर पे आराम करते होंगे, इसीलिए तो रखा है। तो विजय और कमला उस बिस्तर पर सो जाते हैं। तो माया डायन ये देखकर बहुत क्रोधित हो जाती है। इन दोनों की इतनी हिम्मत, मेरे बिस्तर पे आके सो गए। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर क्रूर माया डायन पलंग के नीचे घुस जाती है। अपने लंबे नाखूनों से कमला को खरोंचती है। ऐसे ही कमला के हाथ से खून बहता है। ए जी उठिए ना, देखिए ना खून। अरे कमला, तुम्हारा हाथ में खून कहाँ से आया? हाथ में कुछ लग गया है क्या? देखिए ना, पता नहीं, मैं तो सो रही थी, अचानक हाथ में जोर से खरोच आई। तो कमला विजय से कहती है। इसी बीच बिस्तर हिलने लगता है, बिस्तर घूमता है। विजय और कमला का परिवार डर जाता है। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं। बिस्तर अचानक रुक जाता है तो बिस्तर कुछ देर तक हवा में तैरता रहता है। अरे ये बेड हवा में हिल क्यों रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बिस्तर हवा में तैरता हुआ अचानक जमीन पर गिर जाता है। विजय और कमला बिस्तर से उतरकर हॉल में भागते हैं। उन दोनों को किसी की अजीब हंसी सुनाई देती है। हा हा हा, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पे सोने की? दोबारा अगर उस बिस्तर पे सोए ना तो इससे भी बुरा हाल तुम दोनों की मैं बनाऊंगी। अरे ये किसकी आवाज है? अरे आप कौन हो? हमारे परमिशन के बिना हमारे घर के अंदर कैसे आए? आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? क्या कहते हो तुम? मैं तुम्हारे घर पे घुस आया हूँ? हा हा हा, ये मेरा घर है, तुम दोनों मेरे घर पे घुस आए हो। ये घर सिर्फ मेरा है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। देखिए मुझे तो बहुत डर लग रही है, लगता है इस घर पे कोई बुरा साया है। चलिए हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। ना कहने के बाद दोनों पति पत्नी ने दरवाजे से भागने की कोशिश की। तभी दरवाजा अचानक बंद हो गया। हा 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 हा, यहाँ से जाना उतना आसान काम नहीं है। तुम अपने मर्जी से यहाँ आए हो, पर मेरे मर्जी के बिना यहाँ से नहीं जा सकते। तुम दोनों मेरे इजाजत के बिना इस घर पे आए हो। अब तुम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। जब माया डायन ऐसी कहती है तो कमला और विजय बहुत भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें वैसे भी घर छोड़ना होगा। उस घर के सभी दरवाजे बंद हैं। उन्हें पूरे घर से अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कमला और विजय बहुत डर जाती है। मुझे ये सब देख के बहुत डर लग रही है। अगर तुम्हारे मन में इतना ही डर था तो मेरे घर पे घुसे क्यों? इतना कहकर जादुई डायन विजय के पास आता है। कमला और विजय दोनों को माया डायन दिखाई देने लगती है। वह दोनों बहुत ही डर जाती है। माया डायन विजय की गला पकड़कर ऊपर उठा देता है। यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हे माँ दुर्गा, हमें आके बचाइए। हमने तो कोई गलती भी नहीं की है। ये क्रूर डायन हम दोनों को मार डालेगी। दुर्गा माँ, आप हमें बचाइए। तो कमला जोर से चिल्लाती है। गांव का हर व्यक्ति उस चीख को सुन पा रहा था। हर कोई उस पुराने घर में आता है।
दूसरी ओर माया डायन विजय का गला दबाकर उसे मार रहा है। इसी बीच देवी दुर्गा प्रकट होती हैं। देवी दुर्गा अपनी त्रिशूल से माया डायन को टुकड़े टुकड़े कर देती हैं और डायन जोर से चिल्लाती है और मर जाती है। हे माँ दुर्गा, आपने समय पर आके हमारी जान बचाई। आपको बहुत धन्यवाद। हम दोनों बिना जानकारी के इस घर पे आ गए, हमें कुछ भी नहीं पता था। आपने समय पर आके हमारी जान बचाई। कामला के साथ साथ गांव के सभी लोग देवी दुर्गा के दर्शन करते हैं। देवी दुर्गा सभी को आशीर्वाद देती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन से दंपत्ति उस घर में आराम से रहने लगे।